हेलो ऑल लर्नर्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपको बहुत सिंपली मैं ये चीज़ें समझाने वाली हूँ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि एग्रीमेंट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, राइट। अब ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम ये देखें कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, एक बात बोली जाती है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं आपको समझाती हूँ, आपकी क्लैट के दिनों की याद को दिलाती हूँ। All contracts are agreements, but all agreements are not contracts। इतनी सी बात आपको बोली गई है। क्यों बोला क्या है? क्योंकि देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें फुलफिल क्या होता है, एग्रीमेंट्स के जो भी क्राइटेरिया है, राइट। लेकिन 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 जो चीज रह जाती है, क्या रह जाते हैं, कुछ ऐसे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट में होने जरूरी है, लेकिन वो क्या है एग्रीमेंट में नहीं होती। इसलिए क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज हमें बेसिकली समझनी है। नाउ सेक्शन नंबर 10 हमें कहता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? देखो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो क्या है 5 जो चीजें हैं वो पूरी करते हैं। फर्स्ट होती है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, अगर उनके पास फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज है। सेकंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या है, उनके पास कॉम्पिटेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन एंड फोर्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये 4 चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती है। इसके साथ साथ हमें ये सब चीजें देखना है। आपको मैं आई हैव अ पीपीटी, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, बस फर्स्टली वी विल रीड इट आउट। नथिंग हियर इन कंटेन shall affect any law in force in India not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnesses, or any law relating to the registration of documents। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन बात है कि देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो सकता है या फिर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस में हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे बताया है कि सभी एग्रीमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने 10th की है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ एग्रीमेंट। आपने ग्रेजुएशन भी किया है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर सी है उन्होंने क्या है 10th के साथ साथ ग्रेजुएशन भी की है, लेकिन मिस्टर ए ने क्या है सिर्फ 10th 12th किया, ग्रेजुएशन नहीं किया। इट मीन सी के पास क्या एक ही क्वालिफिकेशंस तो है ही है, लेकिन ए के पास सी की क्वालिफिकेशंस नहीं है। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सेक्शंस पे जाना चाहूंगी। नाउ लिसन, सेक्शन नंबर 11 क्या कहते हैं कि कौन है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेच्योरिटी। जो पर्सन मेच्योर है, लाइक 18 है, 18 प्लस है, दैट पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो साउंड माइंड है, जिसका क्या है माइंड संतुलन, मानसिक संतुलन है। थर्ड क्या है, जो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है लॉ के द्वारा। ठीक है, इतनी 3 बातें हमें सेक्शन नंबर 11 बताता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, साउंड माइंड का होना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे अगर हम कर देंगे कि एक पर्सन है जो क्या है कभी कभी साउंड माइंड का हो जाता है, कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा और उसकी कॉन्ट्रैक्ट की चीजें कैसे मानी जाएंगी, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest। A person who is यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक पर्सन जिसका हमेशा मानसिक संतुलन क्या है खराब ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो क्या है शांत हो भी जाता है, साउंड माइंड का हो जाता है, तो वो पर्सन तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो क्या है साउंड माइंड का हो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है साउंड माइंड का होना जरूरी है।
आई होप इट्स क्लियर। एंड इसी का वैसा वर्सा क्या है, इसी का वैसा वर्सा अगर हम देखते हैं, एक पर्सन जो हमेशा साउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी हमारे गुस्सा में या जैसे भी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब क्या है, वो अनसाउंड माइंड का हो। क्लियर, वेरी इजी, वेरी सिंपल, है ना। तो ये बेसिक चीज हमारी होती है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो एक पेशेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या है, कई बार वो साउंड माइंड का होता है, तो जब वो साउंड माइंड का होता है तब वो पर्सन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ आई हैव टू टेक अ इरेजर। ओके, दैट्स इट। सो आपको आई होप ये चीज समझ आ रही है। नाउ बी, हमारे पास इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, या फिर केसेस आप कह सकते हो। A sane man who is deliriously from fever or who is drunk can't understand the term। देखो जो बंदा टर्म इन कंडीशंस को समझ ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट का रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो पर्सन क्या है, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड जो ये आपके जो ड्रंक्ड पर्सन है, तो ये क्या है, एज अ डिफेंस कि हाँ आई वाज ड्रंक, और वॉलेंट्री ड्रंक हो तब नहीं, जब इनवॉलेंट्री ड्रंक किया जाए तब वो पर्सन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लाइक वो एज अ डिफेंस काम कर सकता है ना। आगे के सेक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको अपनी पीपीटी दिखाती हूँ। लेट्स सी, दिस इज माय पीपीटी एंड आई एम मेकिंग श्योर। सो हियर इज द पीपीटी। जो भी आपको मैंने सेक्शंस दिखाए, सेक्शन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स, लाइक सेक्शन नंबर 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, क्या समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी क्या है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सो लेट्स सी क्या क्या वो चीजें हैं। नाउ सेक्शन नंबर 11 जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था कि भाई पार्टीज क्या है, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। इतनी सी बात पढ़ी थी, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है। अब इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 11 में क्या बता रहे हैं कि कॉम्पिटेंट होता कौन है, कौन बंदा कॉम्पिटेंट है। जी आप जो लड़का है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस, हाँ जो ह्यूमन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस कॉम्पिटिशन में। अब ह्यूमन में भी कौन सी एज के, कौन सी तरह के, लाइक कौन सी एज के हो गए, साउंड माइंड के होने चाहिए, या फिर किसी ने आपको बार नहीं किया होना चाहिए, राइट। तो वो पर्सन क्या है, इसमें आ सकता है। तो ये बात हमें यहाँ पे इस सेक्शन में बताई गई है। सो आई होप इतनी सी बात समझ आ रही है। नाउ अदर थिंग मुझे को बताना है कि एक तो मेजोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग इज मेजोरिटी, सेकंड इज साउंड माइंड, एंड थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने से कभी भी क्या है, डिस्क्वालीफाई आपको नहीं किया गया हो, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आई होप इट्स क्लियर। आगे हम चलते हैं। इसमें आपको मैंने बताया कि क्या है, माइनर, अगर माइनर है तो वो क्या है, क्वालिफाई नहीं कर क्या कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इनकॉम्पिटेंट टू, ये नेगेटिव में चीज है कि भाई कर सकता है तो कौन नहीं कर सकता भाई। वो एक रील वायरल है ना, कि अगर सभी 9 to 5 करेंगे तो मतलब अगर सभी अपना पैशन फॉलो करेंगे तो 9 to 5 कौन करेगा, तो भाई माइनर। इसी तरह है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कौन नहीं कर सकता, माइनर नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं कर सकता, या फिर थर्ड पर्सन जो क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लॉ के द्वारा, वो पर्सन नहीं कर सकता। आई होप इतनी सी बात आपको अच्छे से भेजे में घुस रही है, ठीक है। सो दिस इज अ माइनर। माइनर क्यों नहीं कर सकता, तो माइनर क्या है, देखो जर्नली क्या है, मेजोरिटी की एज कितनी होती है, 18 ईयर्स, राइट। अब इसमें क्या है कि 18 ईयर्स इन केस द कोर्ट हैज अपॉइंटेड अ गार्डियन, गार्डियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, 21 ईयर्स तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंग्लैंड में 21 ईयर्स क्या है, एज एज ऑफ मेजोरिटी माने जाते हैं। जब द फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट आया 1869 में, तो मिनोरिटी को बिलो कर दिया 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी होगी। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले जो मैरिजेबल एज थी वो 18 थी, अब 21 कर दी गई है। बहुत अच्छे अच्छे रीजंस है क्यों कर दी गई है, राइट, ताकि ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट हो सके, और बेसिक चीजें जो ह्यूमन अपनी लाइफ में करना चाहिए उसे बिफोर मैरिज, थोड़ी मेच्योरिटी आ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैरिज है, वो चीज है। अब क्यों नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट भाई, क्यों नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट इज सस्पेंडेड इन द केसेस ऑफ चिल्ड्रन। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है।
तो वही चीज हमारा लॉ भी कहता है कि बच्चों के मामले में बच्चे बच्चे ही होते हैं, एज ए अडल्ट आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट फॉर देम, राइट। तो इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है ना। केस है यहाँ पे मोहरी बीवी वर्सेस दोमर दास घोष का केस है। इसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, here are the details। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली ले डाउन द फेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट हैज बीन एंटर्ड इनटू द माइनर। माइनर है, चाहे उसने एज गलत बताई है चाहे कैसा भी है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब एब्सोल्युटली वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। और इसमें क्या होता है, माइनर क्या है, नॉट लाइबल अंडर सेक्शन नंबर 64 एंड 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और कोई भी रीपे उसकी या कंपनसेट उसके लिए नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास एक और केस है, चौपाल वर्सेस कॉपर का केस है। इसमें क्या है, नेसेसिटी इज मीन्स सच दैट विच unnecessary to maintain a person according to his condition and life, है ना। जो नेसेसिटीज है उसका एक्सेप्शन यहाँ पे दिया है कि जो भाई खाने पीने के लिए अगर ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा तो ये भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसी इसी के लिए क्या कर दिया गया है कि ये चीज को थोड़ा छूट दे दी गई है कि भाई खाने पीने का कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है ना। तो वो चीज क्या है, उसकी नेसेसिटी है लाइफ की कंडीशन के लिए, तो वो डिपेंडेंसी जो है स्टेटस दिखा सकते हैं ताकि एक्चुअल डिलीवरी भी हो सके। जैसे इसमें क्या है, नेसेसिटी का केस है, नाश वर्सेस ईमान का केस है, 1908 का केस है। इसमें क्या है कि नेसेसिटी माइनर की स्टेबल लाइबिलिटी क्या है, माइनर स्टेबल लाइबल फॉर नेसेसरी कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो उसकी जो नेसेसिटीज के लिए जो खर्चा किया गया वो कहाँ से निकाल जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो। सप्लाई मस्ट बी ऑफ फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द स्पोर्ट ऑफ लाइफ, he must not already have sufficient supply of goods at the time of delivery, है ना। मेरे पास ऑलरेडी खाना पड़ा है, आपने भी ला दिया, आपने भी ला दिया, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें बता रहे हैं। अब नेसेसिटीज जो है वो सेक्शन नंबर हमारा 68 में बताया कि क्या नेसेसिटीज होती हैं। क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन, तो कौन कम क्लेम कर सकता है, तो उसकी रिम्बर्स करा जा सकती है प्रॉपर्टी से, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये जो है हमने अभी अभी फिलहाल इलस्ट्रेशंस के सब पढ़ा है कि इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। ए जो है वो बी को क्या है, सप्लाई करता है नेसेसिटीज, क्योंकि वो थोड़ा मानसिक संतुलन उसका है, तो वो क्या है, रिवर्स कर सकता है बी की प्रॉपर्टी से। ए क्या है, सप्लाई करता है बी की वाइफ और चिल्ड्रन को जो नेसेसिटीज होती हैं ताकि उनकी लाइफ अच्छे से चल सके, तो उसका क्या है, रिवर्समेंट किया जा सकता है बी की प्रॉपर्टी से। इतनी सी बात है। Now next cases are, this is not very important case, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज का केस है। इसमें क्या है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तब भी क्या है, आप उससे नहीं कर सकते हो, राइट, बिकॉज वॉइड एंड एबिशो है। नाउ अब कैटेगरी ऑफ अ माइनर एग्रीमेंट टू बी एब्सोल्युटली वॉइड, क्या बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी लेंड टू और टू बी लेंड। अगर आपको किसी ने माइनर होते हुए आपसे कोई, आपने उससे लोन लिया है, तो आप मेजर होके उसे चुकाने के लिए लाइबल नहीं हो। नेक्स्ट है इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स सप्लाइड टू बी नेसेसिटीज अदर देन नेसेसरी है, तो भी आप उसके लिए लाइबल नहीं हो कि आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अकाउंट स्टेटेड के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो अनसाउंड माइंड का मैंने आपको बताया कि जब वो अनसाउंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब वो साउंड है, भले वो ओकेजनली साउंड है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बेसिक सी चीज है, ज्यादा लैंग्वेज में हमें उलझना नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। हमारा केस है जामना दास वर्सेस राम अतुल पांडे का केस है, 1911 का केस है। यहाँ पे क्या है, केस में क्या होता है कि ए ने क्या है 40,000 रुपए मॉर्गेज लिया था, मतलब उधार लिए थे बी से। बाद में क्या है, ए ने सी की प्रॉपर्टी भी ए सॉल्ड द प्रॉपर्टी टू सी। अब ए ने क्या किया, चालाक बन के प्रॉपर्टी दे दी सी को, कितने में, 44,000 रुपीज में। अब क्या है, यहाँ पे सी को क्या है, अलाउड सी टू रिटेन। अब सी से क्या है, सी को अलाउ कर दिया कि भाई तुम 40,000 रुपए ले लेना इन ऑर्डर टू रिडीम द मॉर्गेज, मॉर्गेज के लिए।
ठीक है, बी द मॉर्गेज यू सी। अब क्या है, सी को स्यू करेगा मॉर्गेज के लिए, ठीक है, रिकवरी ऑफ मॉर्गेज के लिए। अब इट वाज हेल्ड दैट बी कुड नॉट सक्सीड बिकॉज बी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज बिटवीन ए एंड सी। तो अब यहाँ पे अब बी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ए और सी के बीच में, क्योंकि अब देखो जो पैसा ए को दिया है ना, बी ने बी ने जो पैसा ए को दिया वो बी को ए ही देगा। अगर बी ए ने सी को प्रॉपर्टी दे दी है तो सी बी जो है वो सी से नहीं मांगेगा, किससे मांगेगा, ए से मांगेगा। दिस इज राम अतुल पांडे केस। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का आपने पढ़ा होगा कि प्राइवेसी जो होती है कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, पार्टीज ही कैन स्यू, ओनली पार्टीज कैन स्यू। यहाँ पे क्या है, कभी भी कॉन्फर राइट्स का जो नहीं है, आप ऑब्लिगेशन इम्पोज ही नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट टू द पार्टीज। ठीक है, थर्ड पर्सन कैन नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पर्सन कोई भी डिमांड नहीं कर सकता है, ठीक है, बेसिक चीज है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। जो पर्सन डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि माइनर जो है वो किस तरीके से क्या है, हमारे पास इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड किस तरीके से इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। पर्सन्स ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, ये भी इनक्वालिफाइड बाय लॉ है। तो डिसक्वालिफाइड लॉ का बेसिक से सिंपल सी बात है कि जो बंदे को मना ही कर दिया, बार कर दिया कि भाई आप एग्जाम, जैसे अपने को बार कर देते हैं ना, एग्जाम दे ही नहीं सकते, तो वो चीज है यहाँ पे। आई होप आपको इतनी सी चीज क्या है बहुत अच्छे से समझ आ गई है। नाउ दैट वाज इट इन दिस चैप्टर। रिवाइज आपने कर लिया है। अब ध्यान से सुनो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है स्टार्ट कर दिया। अब ये बैटल क्या है बहुत अच्छे से हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके हैं डायरेक्शन एंड गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी रोड्स रोम नहीं जाती, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। हैप्पी लर्निंग। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे आगे के टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।